जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और मैं इशार अहमद वीकली करंट अफेयर के साथ एक बार आप सभी का फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और साथ में एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। और ये प्रतियोगी परीक्षा कौन सी है? तो प्रतियोगी परीक्षा वन डे एग्जाम की, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या व्यापम का एग्जाम हो, जो वन डे एग्जाम है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वीकली करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। क्लियर है? जो कि हमारे आगे आने वाले किसी भी वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सारी चीजों को हमें क्या करना है, देख समझ के और परख के याद कर लेना है। और मैं साथ में स्टैटिक पोर्शन भी कराता हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ रहे हैं ना साथियों? बात ऐसी है कि अगर एक छोटा सा बात करते हैं कि रेमन मैग्सेसे आपका पुरस्कार 2023 बांटा जाएगा। अब उसे बांटा जाएगा, प्रदान किया जाएगा, तो उस कंडीशन में यह है कि भारत के किस व्यक्ति को सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। जैसे कि विनोबा भावे जी को जो है सबसे पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये क्या है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे। ठीक है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति आपका क्या बोलते हैं, रेमन मैग्सेसे के नाम से इसे प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार की चीजों को, स्टैटिक पोर्शन को क्या करना है न, आप दिमाग में रखना है। समझ रहे हो ना? अपने मनस पटल पर हमेशा संजोए रखना है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द से प्रश्न पूछेगा। अब जब प्रश्न पूछेगा तो हमें पढ़ना भी अनिवार्य है, और मैं हूं ना। ठीक है, कंपटीशन कम्युनिटी आप लोग के साथ है ना। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, और ये रेमन मैग्सेसे से संबंधित है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया जाएगा। तो किसे प्रदान किया जाएगा, पहले बता दूं मैं आप लोग को कि असम के हैं ये डॉक्टर रवि कन्नन जी, असम के, और ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, कैंसर रोग विशेषज्ञ है रवि कन्नन जी, और इन्हें जो है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए सबसे पहला जो है टॉपिक बन जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार घोषित कर दिया गया। किनको दिया जाएगा? तो डॉक्टर रवि कन्नन जी ये बैठे हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं काफी अच्छी मुस्कुराहट है इनकी। अब साथियों बात आती है यहाँ कि इसके स्टैटिक पोर्शन पे चर्चा करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्लियर? तो देखो, असम के प्रसिद्ध कैंसर रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को 2023 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाएगा। किस क्षेत्र में दिया जाएगा या किस कैटेगरी में दिया जाएगा? तो हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया जाएगा। 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इनके स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। डॉक्टर रवि कन्नन के अलावा 3 लोग और हैं, जैसे कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में बांग्लादेश के रक्षण कोरवी को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यूजेनियो लेमोस को मिल रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में, शांति और महिला उत्थान के क्षेत्र में किसको मिल रहा है? तो फिलीपींस की मिरियम कोरोनेल को मिल रहा है। तो इसे हमें याद रखना है, इतना स्टैटिक पोर्शन हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर? चलें आगे बढ़े। चलो आ जाओ, अगला जो है हमारा, अब देखेंगे हम क्या चीज। तो यहां देखेंगे हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड आखिर है क्या। तो बताया मैंने कि फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में इसे दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को बताया था 1957 मतलब 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्र कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत के पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता विनोबा भावे रहे हैं, आप लोगों को पहले मैंने बताया। क्लियर है? इतना आप लोगों को याद रखना ही है। क्लियर है ना? समझ रहे हैं ना? ठीक है, कंपटीशन कम्युनिटी आपके साथ है। हाँ, सारी चीजें आप लोगों को कवर कराएंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार हैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर रखिएगा, ताकि साथियों हम सभी तक पहुंच पाएं। और सभी तक पहुंच पाएंगे तो सभी सफल होंगे, और सभी सफल होंगे तो हम भी सफल होंगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। क्लियर? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न देखें। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, ये प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो आप लोगों के सामने ये रही कि भारत की ये जो है वीर सपुत्री बोला जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है, मैं इनको सम्मान के नजरिए से देखता हूं। और महिलाएं जो हैं वो अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। पुरुष और महिलाएं अब जो है अच्छे तरीके से समान हो चुकी हैं। पहले जैसे जितने भी हमारे आडंबर थे, जितने भी हमारी कुरीतियां थी, हम सब सारी चीज़ों से क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। अब जो है इस प्रकार की जो न्यूज़ आती है, जैसे देखते हैं आप, तो हमें बहुत ही गौरवान्वित होना जो है
हमें बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? क्यों गौरवान्वित होना ज़रूरी है? समान सिविल संहिता की भी बात आपने देखी होगी, उसमें भी जो है सबको जो है एक अधिकार में ये सब सारी चीज़ें बताया था ना पिछली कक्षाओं में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये हमारे लिए गौरव की बात है। अब रेलवे बोर्ड की जो सीईओ है, वो कौन बन चुकी है? तो आपका जया वर्मा सिन्हा, ये जो है बनी है अभी वर्तमान की रेलवे की, वो रेलवे बोर्ड की क्या है आपका चेयरमैन। क्लियर? अब देखो ये क्या है, कैबिनेट नियुक्ति समिति ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। जोरदार एक बार इनके लिए ताली बजा दिया जाए। ठीक, उसके बाद देखो जया वर्मा सिन्हा रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष है। प्रश्न यहां से भी पूछा सकता है, पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा पूर्व रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लेंगी। किसका स्थान ले रही हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इनका कार्यकाल 1 साल का होगा, मतलब 1 सितंबर को पद संभालेगी, 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगा। रेलवे बोर्ड भारतीय रेल का चलाने वाला सबसे बड़ी बॉडी है। 1901 में सर थॉमसन रॉबर्टसन की समिति की अनुशंसा पे इसका गठन किया गया था। इतना कम से कम हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार इस वीडियो को आप दोहरा सकते हो। आप बिल्कुल मुक्त हो, किसी भी प्रकार से आप लोगों को बाधा नहीं है कि आप जो है इस वीडियो को दोबारा नहीं देख सकते, तो इस वीडियो को एक बार वापस देखना भी जरूरी है। क्लियर है? चलो आओ दूसरा स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चित काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 700 मेगावाट की यूनिट का यहाँ पर जो है आपका परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्टार्ट किया गया है और ये गुजरात में स्थित है। तो स्टैटिक पोर्शन हमें याद होना चाहिए। जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काकरापारा कहाँ है? तो काकरापार कहाँ है? तो आपका गुजरात में है। ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग एक बार रिवाइज भी करिए। क्लियर? आगे बढ़ें। प्रमुख परमाणु संयंत्र की बात करूं तो कौन सा है? कैगा परमाणु संयंत्र आपका कर्नाटक में है। सूरत में है आपका काकरापार परमाणु संयंत्र, मतलब गुजरात में, सूरत में। फिर उसके बाद है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में। कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। रावभाटा परमाणु संयंत्र ऊर्जा कोटा राजस्थान में है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। तो इसे आप लोग को याद रखना है। और तारापुर क्या है? भारत का पहला परमाणु संयंत्र जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो मैंने बताया आप लोगों को कि स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इस चीज में ध्यान देना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो, आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट हुआ है? तो गैबॉन अफ्रीका का एक देश है जहां पर अभी देखा जाएगा कि आपका सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। आप न्यूज में देख सकते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ उथल पुथल मची हुई है। तो आप यहाँ को क्या याद रखना है कि अफ्रीका का कौन सा देश है आपका जहां तख्ता पलट हुआ है? तो आपका गैबॉन, सेना के द्वारा इसे तख्ता पलट किया गया है। आइए देखें स्टैटिक पोर्शन। अफ्रीका देश के गैबॉन में सैन्य तख्ता पलट हो गया है। इसके साथ गैबॉन में सेना ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। क्लियर है? तख्ता पलट के कारण ही हुई गैबॉन राष्ट्रपति चुनाव में अली बोंगो को लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीतना था, परंतु सैन्य अधिकारी को दावा किया गया चुनाव परिणाम फर्जी है, इसलिए जो है ये स्थिति बनी है। क्लियर है? तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और आप एक बार बार बोल रहा हूं कि आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। एक बार आप जरूर एक नजर पढ़ा करिए। क्लियर है? चलो आज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 5वां, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपको याद बता दूं कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोगों को ये याद रखना है, पोषण एवं कुपोषण पोषण आहार की जानकारी प्रदान करने के लिए और कुपोषण से भारत को मुक्त कराने के लिए ये पहल करी जाती है। क्लियर? आइए, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर। देख सकते हैं आप कब मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर। यहाँ जो है गलती है, तो 1 सितंबर से क्या रखोगे आप? सितंबर से आपका 7 सितंबर। क्लियर? जैसे कि मैंने बताया, भारत सरकार द्वारा उचित पोषण के लिए चलाई गई योजनाएं और कार्यक्रम आप देख सकते हैं। पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण 2021-22 में स्टार्ट हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी
अध्यक्षता में समिति गठन किया गया है। तो पूर्व राष्ट्रपति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता पे ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो है आपका क्या बनाया गया है, समिति बनाई गई है। एक्चुअली 1967 के पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक प्रकार से होते थे, लेकिन जो है अलग अलग होने लगे। इस सभी जो है आपकी गतिविधियों को देखते हुए ये समिति गठन किया है। अब देखते हैं कि ये आपका विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है या नहीं होता है, वो तो रिपोर्ट बताएगी। लेकिन अभी रिपोर्ट पेश नहीं करी गई है, तो रिपोर्ट पेश करी जाएगी तब इसमें चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, आज़ादी के बाद 1967 तक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक प्रकार से होता था। अब जो है कैसे होने लगा, अलग अलग होने लगा। तो एक समय लोकसभा और विधानसभा कराने हेतु या एक देश का चुनाव, एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति गठन करी है। समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर होगा जो भी होना होगा। अभी जो है रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये जो दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से जो कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति भैया सिंगापुर के, तो थरमन शनमुगारत्नम, ठीक है। तो आप इनका नाम याद सकते हैं, इसको 2-4 बार बोलना आ जाएगा दिमाग में। मेरे को थरमन याद आया, अरे यार सॉरी, ठीक है, मेरे को थरमन याद आया तो मैं थरमन जो है याद कर लिया। बाकी पीछे का सरनेम आप भी याद रख सकते हैं और आप लोग को आ भी जाएगा। 2-3 बार देख के बोलना, एक बार बोल के देखो तो कंटिन्यूअसली, समझ में आया? तो वैसे ही 2-3 बार और बोलो। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। और ये काहे के हैं? तो आपका सिंगापुर की पीपुल एक्शन पार्टी पीएपी के सदस्य रह चुके हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनका अभी राष्ट्रपति चुना गया है, जो कि जिनका नाम क्या है, थरमन शनमुगारत्नम। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अगला प्रश्न है, सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? आपको ये पता है कि चंद्रयान के बाद अब सूर्य की गतिविधियों को जांचने, समझने, परखने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया जा रहा है और लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है, ये किस बोल रहा है, आपका प्रक्षेपण यान से किया जा रहा है। तो आपका याद रखना है, लॉन्च व्हीकल कहा जाता है इसे इंग्लिश में, आपका PSLV C57 इसका नाम है। आप देख सकते हैं, चंद्रयान 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। संस्थापक कौन रहे हैं? तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन आप देखते हैं और स्टैटिक पोर्शन इसरो के आपका नहीं, डायनेमिक पोर्शन देखेंगे। अब आदित्य L1 को 2 सितंबर को कहाँ से छोड़ा गया है? आपका श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है, जिसका आपका प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? PSLV C57। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। अब देखो मिशन का मुख्य कार्य क्या है, तो सूर्य का अध्ययन करना है और बाकी चीज देखें तो इनका अंतरिक्ष यान में न्यूनतम ईंधन का खपत करना इनका मिशन है। और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के प्रभाव में 5 लैग्रैंड बिंदु बनाते हैं, जिसमें क्रमशः L1, L2, L4 और L5 में दर्शाया जाता है। आप इसको सर्च जरूर करिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, इनमें से किसे G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? G20 की अध्यक्षता भारत इस वर्ष कर रहा है, आप इस बात से अवगत होंगे। ठीक है, ये जो है 20 देशों का संघ है, मतलब 19 देश और एक आपका यूरोपियन संघ इसमें शामिल है। आगे में चर्चा करेंगे। अब जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है सिफारिश में अफ्रीका संघ को शामिल करने के लिए जो है आपका क्या किया है, इसे शामिल किया गया है इनकी अध्यक्षता, मतलब इनके सिफारिश में। आइए देखते हैं इस पोर्शन को। नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है G20 समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव में अफ्रीकी यूनियन को G20 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया जा रहा है। और ये कौन है वर्तमान के यहाँ के अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष? तो आपका अजाली ओस्मानी, ठीक है, इनका नाम है। और अफ्रीका संघ की स्थापना 26 मई 2001 को अदीस अबाब इथियोपिया में हुई थी। 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका में इस संघ को लॉन्च किया गया था। तो आपके लिए ये पोर्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। G20 की बात होती है जब साथियों, तो G20 शिखर सम्मेलन अगर पहला बोलेगा तो 2008 में हुई थी। इसकी स्थापना की बात होगी तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008-9 में जब जो है आपका वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट आया, मतलब इकोनॉमिकली सब के सब कमजोर होने लगे, तो जो है इस आपका बैठक को करा गया था। और कब किया गया था? तो 2008 में। इस बार भारत अध्यक्षता कर रहा है और विभिन्न देश जो है आप देख सकते हैं, उनके नाम मैंने लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आइए। अगला प्रश्न है, US ओपन 2023 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है?
तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा राजीव राम और जो सैलिसबरी जो है इन्होंने जीता है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका के हैं राजीव राम और इंग्लैंड के हैं सैलिसबरी। यूएस ओपन साल भर में होने वाला सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, जो कि आपका युगल खिताब में कौन जीता है, तो राजीव राम और आपका जो सैलिसबरी। अब यहाँ बताना चाहूँगा कि इस साल का जो है युगल वाला तो इन्होंने जीता है। आगे में एक और क्वेश्चन है जिसमें हमको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन कौन किस किस वर्ग में जीता है, ठीक है। उससे लिए लेकिन हमारे पास याद रखना है कि ये है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन का विनर, जो कि आरियाना संबालेका जी ने जीता था। नोवाक जोकोविच ने जीता था। कौन सा आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, याद रखना है आपको। उसके बाद आपका आ जाता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन ईगा स्विएटेक ने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। एकल सिंगल की बात करें, सिंगल पुरुष और सिंगल महिला, सिंगल पुरुष में जीता था आपका विंबलडन किसने, तो कार्लोस अल्कराज ने। और आपका यहाँ मिलेगी कौन, मार्केटा वोंद्रोसोवा, जो कि आपका जीती थी विंबलडन आपका 2023 का खिताब महिला वर्ग में। क्लियर, ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने रख दी हैं। क्लियर, आगे बढ़ें। चलो यूएस ओपन की बात करें तो यह विश्व वर्ष का आखिरी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क शहर में अगस्त सितंबर के महीने में इसे कराया जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ें। चलो अगला प्रश्न है, वरुण अभ्यास भारत और किस देश के मध्य में चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारत और फ्रांस के बीच में, फ्रांस बोल रहा हूँ मैं भी, फ्रांस के बीच में ये वरुण अभ्यास होता है, जो कि एक जो है आपका अरब सागर में होने वाला बहुत बड़ा जो है आपका नौसेना अभ्यास है। क्लियर है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। तो आप देख सकते हैं 78वें महासंघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डेनिस फ्रांसिस, मतलब डेनिस फ्रांसिस इसके क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष है। 78 सत्र संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में। क्लियर, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा डिवाइस मॉक्सी, ये एक छोटा सा मतलब आपका डिवाइस है जो कि मंगल ग्रह में क्या कर दिया है, ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सफल रहा है। देख सकते हैं आप, छोटा सा है और अमेरिका में अंतरिक्ष एजेंसी नासा में जो है, नासा से संबंधित है, ये इसे हमें याद रखना है। क्लियर है, मैंने स्टैटिक पोर्शन रख दिया है। तो अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आपका टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा डिवाइस है मॉक्सी, मंगल में ये 16वीं बार ऑक्सीजन बनाने में संपन्न रहा है। ठीक है, ठीक है। मॉक्सी का काम क्या है, तो मॉक्सी का काम है, ये एक इलेक्ट्रॉनिकल प्रोसेस है, मदद से मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन बनाता है, जो मंगल के पतले वातावरण में ऑक्सीजन एटम को कार्बन डाइऑक्साइड से अलग करता है। मतलब वहां जाके कुछ ना कुछ कर रहा है, मतलब कि आपका साइंटिफिक गतिविधियां कर रहा है। क्लियर, कुछ ना कुछ नहीं बोल देना। क्लियर, आगे बढ़ते चलो आओ। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन फिर से आ गया 2023 में, महिला एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है, तो कोको गॉफ ने जीता है। ये तो पता हो गया, कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आरियाना संबालेका को इन्होंने हराया है और आपका इसका खिताब जीता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कोको ने आपका यूएस ओपन 2000 फाइनल में आपका बेलारूस की आरियाना संबालेका को हराया और जो है इस खिताब को जीता। यूएस ओपन पुरुष एकल में अगर बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब यूएस ओपन की बात करते हैं 2006 आपका मतलब 2023 के विजेता कौन है, तो पुरुष एकल में बताया मैंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच। महिला एकल में कौन है, कोको गॉफ। पुरुष युगल में मैंने बताया राजीव राम और जो सैलिसबर्ग। फिर उसके बाद है महिला युगल में जो है आपका गैब्रिएला डाब्रोवस्की कनाडा की है, एरिन राउंडटिलिफ जो है न्यूजीलैंड की है, इन्होंने जीता है। और आपका मिश्रित युगल में जो है अन्ना डेनिलिमा जो है कजाकिस्तान की है, हैरी हेलियोवारा जो है आपकी फिनलैंड की है। नाम लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मुझे, थोड़ा ज़बान फिसल जाती है, तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप लोग जो है क्या करेंगे, इसे याद रखेंगे। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साफ अंडर SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है, तो और कोई नहीं, हमने जीता है, मतलब भारत ने जीता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश को हरा के 2-1 से कौन जीता, हराकर भारत ने बांग्लादेश को हराया। क्लियर है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। अगर सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप की बात करें तो यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का द्वारा पुरुषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करता है। 2011 से चालू हुआ है। सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है, तो हम रहे हैं, मतलब भारत रहा है। क्लियर, आगे बढ़ें। चलो अब जो है रिवीजन सेशन स्टार्ट होता है, गौर से समझ के अपनी चीज़ों को याद रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है, तो आपको सामने में दिखाई दे दिया होगा, सचिन तेंदुलकर को बनाया है। क्लियर, अगला है प्रश्न आपका, ये स्टैटिक पोर्शन है, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं,
कोको एसएससी के इसका पीडीएफ को। थाईलैंड में नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेथा थाउइनसीन को नियुक्त किया गया है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो इंदौर में किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। कब से? तो 27 से 29 सितंबर तक, सितंबर बोलता हूँ, अगस्त तक, है ना। ठीक है, अगस्त तक ही, सितंबर भाई, सॉरी सितंबर है, क्षमा चाहूँगा, अगस्त बोल रहा था मैं भी। चर्चित कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। ये रहा कर्नाटक, ये रहा तमिलनाडु, हमेशा इसमें विवाद चलते रहता है। क्लियर। आगे बढ़े। अगला है, यूनेस्को ने एक देश के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है? तो ग्वालियर को चुना है। और ग्वालियर कहाँ है? तो ग्वालियर है आपका कहाँ? ग्वालियर है आपका मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। ये दिखाई दे रहे हैं, एनजीटी का काम होता है किसी भी क्षेत्र में हरित आवरण को सुरक्षित, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य रहता है उनका। क्लियर। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आ जाओ। अगला है, भारत में पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 को किस संस्था द्वारा बनाया गया है? तो आप देख सकते हैं, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दुर्गापुर में है, इसे बनाया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत का पहला देश कौन सा है? तो भारत का, विश्व का पहला देश कौन सा होगा भाई? तो भारत है, आप इस बात को जानते हैं। क्लियर। अगला है प्रश्न आप लोगों के सामने, वो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान कौन रहा था? तो इंदौर रहा था। हमेशा ये नीट एंड क्लीन ही रहता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया है? तो आपका तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से सत्र रहा है, और जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मैंने अपडेट करी है, सारी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से याद करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।